आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के शायद सबसे दर्दनाक, सबसे मुश्किल अध्यायों में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जिसके जख्म आज भी लाखों दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं था, जानते हैं? ये तो नफरत और दुख का एक ऐसा निशान बन गया जो कभी मिट ही नहीं पाया। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक घटना के पीछे जो इंसानी कहानियां हैं ना, उनमें उतरते हैं। उन लोगों की दास्तां सुनते हैं जिनकी दुनिया रातों रात हमेशा के लिए बदल गई। कैसी होती है तूफान से पहले की खामोशी? बंटवारे से ठीक पहले माहौल कुछ वैसा ही था। हवा में आजादी की उम्मीद, एक नई सुबह का सपना, सब कुछ था। लेकिन उसी उम्मीद के ठीक नीचे एक ऐसा तनाव खौल रहा था जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला था। इस कहानी के केंद्र में है बानो, लुधियाना की एक आम लड़की। अपने मंगेतर हसन के साथ वो आने वाले कल के सपने बुन रही थी। आम सपने, शादी के, घर के, एक नई जिंदगी के। उसे क्या पता था कि एक ऐसा भयानक तूफान आ रहा है जो न सिर्फ उसके सपने बल्कि उसकी हर एक उम्मीद को तबाह कर देगा। और ये जो बंटवारे की बहस थी ना, इस सिर्फ बड़े बड़े नेताओं या कागजों पर नहीं हो रही थी। नहीं, ये तो घरों के अंदर तक पहुंच चुकी थी, दिलों में लड़ी जा रही थी। बानो का ही घर ले लीजिए। एक तरफ उसका मंगेतर हसन, जिसे पाकिस्तान के ख्वाब में एक नई उम्मीद दिखती थी, और दूसरी तरफ उसका अपना भाई सलीम, जिसको लगता था कि ये बंटवारा ये तो मुसलमानों को और भी ज्यादा कमजोर कर देगा। एक ही घर, एक ही परिवार और दो नजरिए। तो घरों में ये बहस चली रही थी कि वो दिन आ गया जब एक राजनीतिक फैसले ने लाखों करोड़ों लोगों की तकदीर पर एक लकीर खींच दी, और अचानक से माहौल में जो उम्मीद थी ना, उसकी जगह एक अनजाने से डर ने ले ली। सोचकर देखिए एक बार, 3 जून 1947 को जब बंटवारे का ऐलान हुआ तो क्या हुआ होगा? चारों तरफ एक अजीब सी, एक गहरी खामोशी। किसी को ये तक नहीं पता था कि सुबह जब वो उठेंगे तो उनका शहर, उनका अपना गांव किस मुल्क का हिस्सा होगा, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। वो गलियां, वो बाजार, वो खेत, सब कुछ अब कागज के एक नक्शे पर तय होने वाला था। बस एक अनिश्चितता थी जो हर दिल में घर कर गई थी। और ये जो लकीर खींची गई ना, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये कोई मामूली लकीर नहीं थी। ये तो करोड़ों दिलों के बीचों बीच चलने वाली एक तेज धार तलवार थी। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? इस तलवार को चलाने वाला, इस लकीर को खींचने वाला वो शख्स था जिसे हिंदुस्तान की जमीन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बस एक लकीर, और उस एक लकीर ने सदियों पुराने रिश्तों को, बसे बसाए गांवों को, यहाँ तक कि घरों को आंगन के बीच से बेरहमी से चीर कर रख दिया। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सियासत का एक फैसला सड़कों पर बहते खून में बदल जाता है। एक ऐसी तबाही मची, एक ऐसी आफत आई कि लोगों ने उसे कयामत का नाम दे दिया। बस हर तरफ नफरत, चीखें, आग और खून। सच में एक कयामत ही तो थी वो। सोचिए, जो कल तक पड़ोसी थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे, वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। किसी ने ठीक ही कहा था, उस रात जमीन नहीं बल्कि इंसानियत चीर दी गई थी। और इस क़यामत का, इस चीर दी गई इंसानियत का सबसे भयानक चेहरा बानो ने अपनी आंखों से देखा। दंगाइयों की एक भीड़ उसके घर में घुसी और उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक परिवार का कत्ल नहीं था, ये पूरी इंसानियत का कत्ल था जो उस रात हो रहा था। घर उजड़ चुके थे, सब कुछ लुट चुका था, लेकिन किस्मत का इम्तिहान अभी बाकी था। अब लाखों लोगों के सामने था एक सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो जल्द ही मौत का दूसरा नाम बन गया। हाँ, मौत की रेलगाड़ियां। लाखों लोग, हिंदू, सिख, मुसलमान, सब अपने घर-बार, अपनी जमीनें, सब कुछ पीछे छोड़कर इन ट्रेनों में चढ़े। क्यों? बस एक उम्मीद में कि शायद वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ये ट्रेनें सरहद पार करके अपनी मंजिल पर पहुंचती थी ना, तो उनमें जिंदा इंसान नहीं होते थे, सिर्फ लाशों के ढेर होते थे। और बानो का क्या हुआ? उसका सफर तो शायद सबसे भयानक था। अगले 5 साल तक वो नर्क से गुजरी। उसका अपहरण हुआ, उसे कैद में रखा गया, उस पर ऐसे ऐसे जुल्म हुए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बानो की ये कहानी, ये सिर्फ बानो की नहीं है,
ये उन हजारों लाखों औरतों की अनकही कहानी है जिनका बंटवारे में सब कुछ लूट लिया गया था। तो जो लोग इस कयामत से बच निकले, क्या उन्हें आज़ादी मिली? हाँ, मिली। लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? ये वो आज़ादी थी जिसे खून की स्याही से लिखा गया था, और इसके जख्म शायद कभी भरने वाले नहीं थे। बचने वालों के लिए ये आज़ादी थी ही नहीं, ये तो एक कयामत थी। सोचिए ना, एक नए मुल्क की जीत का जश्न कोई कैसे मनाता जब उसने अपनी आंखों के सामने इतनी जाने जाती देखी हों, जब उसने इंसानियत को इस तरह मरते देखा हो। उनके लिए ये आज़ादी एक जीत से ज्यादा एक मातम थी। जो लोग जिंदा अपनी नई सरजमीन पर पहुंचे भी तो उनके पास था क्या? कुछ नहीं, सिवाय तन पर पहने कपड़ों के और उन डरावनी यादों के जो शायद मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थीं। वो एक नए देश में तो आ गए थे, लेकिन अपनी रूह, अपना दिल, अपनी दुनिया सब कुछ पीछे छोड़ आए थे। जैसा किसी ने कहा था, बंटवारे ने हमें मुल्क तो दे दिया, पर हमारा दिल 2 टुकड़ों में बांट दिया। और ये एक ऐसा जख्म है जो शायद आज तक नहीं भरा है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, बंटवारे ने लाखों लोगों को एक नया मुल्क तो दे दिया, पर उनके दिल हमेशा के लिए बांट दिए। तो सवाल ये है कि उस राष्ट्र की, उस जमीन की क्या कीमत है अगर हम उन इंसानी कुर्बानियों को ही भूल जाएं जिनकी नींव पर वो बना है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है और हमें 1947 की उस भारी, बहुत भारी कीमत की याद दिलाता रहता है जो हम सब ने चुकाई थी।